और इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। जी धन्यवाद धन्यवाद। सर, मैं शुरुआत करूं, मैं हिमाचल का रुख करूं कि हिमाचल में कानून को लेकर क्या बातचीत है, लेकिन देखिए इस समय पूरे देश में कृषि कानून को लेकर चर्चा है। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि आप इस कानून को किस तरह से देख रहे हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री इसको किस तरह से देख रहे हैं। एक बार पूरे देश के प्रोस्पेक्टिव की बात कर लें, उसके बाद मैं हिमाचल का रुख करूंगा। जी, आपकी आवाज बीच में जी सर, मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो आप कानून को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि विरोध जबरदस्त है पड़ोसी राज्य हिमाचल के, पंजाब में, हरियाणा में। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो इसके ऊपर आपका रिएक्शन चाहूंगा कि हिमाचल का हम रुख करें, लेकिन आप पूरे देश के प्रोस्पेक्टिव में इसको किस तरह से, नए कृषि कानूनों को किस तरह से देख रहे हैं। एक तो मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में इस कानून का अभिनंदन किया है किसानों ने और हमारे हिमाचल प्रदेश के सारे हिमाचल के लोगों ने। कहीं भी किसी भी तरह से हिमाचल प्रदेश में इस कानून के बाद जो है किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसलिए आपने देखा होगा कि पूरे देश भर में जब बंद की कॉल दी गई थी, हिमाचल एक ऐसा राज्य था जहां पर एक भी दुकान बंद नहीं थी, एक भी बाजार की तो बात छोड़िए, एक भी दुकान बंद नहीं थी। इस बात को लेकर के कि हिमाचल का किसान अच्छी तरह से समझता है कि ये आंदोलन जो है किसानों के लिए नहीं, ये तो सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ किया जा रहा है, राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए। ऐसी परिस्थिति में इसका समर्थन करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये हिमाचल के किसानों ने बड़ा साफ तौर पर संदेश दिया है। सर, आप राजनीति का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि विरोधी पार्टियां इसके पीछे हैं, क्योंकि किसान तो कह रहे हैं हम लाखों की संख्या में वहां पर पहुंच गए। आपको क्या लगता है कि पंजाब में क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है किसानों की जो दिल्ली की तरफ कूच करके वहां पर जाकर बैठ गए हैं, क्या ये पूरा पॉलिटिकल नजर आता है? किसान कह रहे हैं नहीं, हम अपनी मर्जी से आए हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से ये किसान आंदोलन से ज्यादा मुझे लगता है कि राजनीतिक आंदोलन है। इसी कानून का समर्थन करने के लिए कांग्रेस ने पहल की थी। इसी एक्ट को लेकर के कांग्रेस ने बड़ा साफ कहा था कि 2019 के चुनाव में कि हम अपने घोषणा पत्र में इसमें शामिल किया, और उन्होंने किया भी, घोषणा पत्र में शामिल किया। और शामिल करने के बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पूरे देश भर में किसान के लिए ये कानून लाने की आवश्यकता है, इस प्रकार से इस सारी चीज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और आज जिस कानून को हमने लागू किया, आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश भर में, उस कानून का वो विरोध कर रहे हैं। ये समझ से परे है, कोई लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो बिल्कुल राजनीतिक मकसद के साथ सारी बातें की जा रही। यही शरद पवार जी जो है कृषि मंत्री के बतौर जो है उन्होंने कहा था कि सभी प्रदेशों में जहां कांग्रेस शासित राज्य थे वहां पर उन्होंने कहा कि भाई आप पायलट प्रोजेक्ट के नाते इसकी शुरुआत करिए। और यहां तक के कहा था आगे बढ़कर के कि अगर कोई प्रदेश इसको लागू नहीं करेगा तो हम केंद्र की ओर से उनको मदद नहीं करेंगे, यहां तक कहा था। और आज जाकर के जो है उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए बहुत विचित्र परिस्थिति है। और ये मकसद सिर्फ एक है कि मोदी जी ने लाया है कानून और इसलिए इसका विरोध करना है, राजनीतिक मकसद के सिवाय कुछ नहीं है। और मुझे अभी भी पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, किसान इस बात को धीरे धीरे समझ रहे हैं। इस बात को समझ करके जब वो सारी सच्चाई का सामना करेंगे तो निश्चित रूप से बात आएगी कि वो राजनीति का शिकार हुए हैं। और ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि इस दौर में किसान जो है जिस प्रकार से इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं, वो बिल्कुल एक राजनीतिक मकसद के साथ जो है वो लोग जो पीछे पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं उनका जो है चेहरा बेनकाब होगा। जी सर, देखिए प्रधानमंत्री को बहुत शानदार वक्ता के तौर पर देखा जाता है। आपको लगता है कि बीजेपी की कहीं ना कहीं कमी है कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे बीजेपी के लीडर, आप बहुत बड़े नेता हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो यही जिक्र करते हैं कि ये किसानों के लिए, उनके फायदे के लिए है। क्या बीजेपी समझा नहीं पाई? आपको लगता है कि ये कमी रह गई यहां पर कि अगर समझा पाते तो शायद इतना बवाल ना होता?
देखिए, एक तो मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि पूरे देश का किसान जो है, ज्यादा किसान जो है पूरे देश का जो है समर्थन में है, सहयोग में है, वो बड़ा स्पष्ट है। दूसरी बात, मोदी जी का एक विश्वास है, एक नेतृत्व जिस पर भरोसा है पूरे देश को कि जो वो कर रहे हैं वो किसान हित में होगा, देश हित में होगा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीसरी बात में ये भी मैं कहना चाहता हूं, आप कल्पना करिए हमारे 2020-21 के बजट में, केंद्र के बजट में कृषि के क्षेत्र में 6% की इंक्रीज के साथ बजट को लाया जाता है। एक बजट में 6% के साथ इंक्रीज किया जाता है, बढ़ोतरी की जाती है। और दूसरी बात, आदरणीय मोदी जी इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि पूरे देश की आबादी का 80% से ज्यादा हिस्सा गांव में रहता है। गांव में रहने वाला आदमी किसान है, बागबान है, और ऐसी परिस्थिति में उसकी आर्थिकी को मजबूत करना है। उनकी आर्थिकी को मजबूत किए बिना हम मजबूत भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में उन्होंने किसान सम्मान निधि, आज तक के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इस बात को सोचा? फसल आपकी अच्छी हो, बुरी हो, जो भी परिस्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो है 6,000 रुपए आपके खाते में। मदद छोटी है, बड़ी है, लेकिन मंशा बड़ी साफ है, बड़ी स्पष्ट है कि मदद करना, किसान के लिए मदद करना, किसान के हित के लिए बात करना। ऐसी परिस्थिति में क्या कल्पना की जा सकती है कि मोदी जी जो निर्णय लेंगे वो किसान हित में नहीं होगा? स्वाभाविक रूप से पूरा देश का किसान इस बात से सहमत है। ये चंद कुछ क्षेत्र का एक आंदोलन रह गया है, और जहां इस बात को सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूं जी, अभी बिहार का चुनाव हुआ, आप कल्पना करिए, बिहार के चुनाव में भी तो यही मंजर था आपके सामने। बिहार के चुनाव में भी तो यही था कि महागठबंधन क्या था, वो यही था कि सब लोग मोदी जी के कैसे रोक सके, आओ मिलो, इकट्ठा हो जाओ और मोदी जी को रोकना है। और यहां पर भी यही एक प्रयत्न, एक प्रयास किया जा रहा है कि मोदी जी को कैसे रोका जाए, एनडीए को कैसे रोका जाए, बीजेपी को कैसे रोका जाए। किसान को तो एक इसमें जो है एक वो हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है कि उनके कंधे पर बंदूक चलाने की कोशिश हो रही है, और मैं समझता हूं कि इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। बहुत पावन, एक पवित्र भावना के साथ इस बिल का पारण हुआ है, और मैं समझता हूं कि जहां तक हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, जब आंदोलन का स्वरूप इस प्रकार बना, उन्होंने खुले मन से इस बात को कहा कि आइए बैठिए, बात करते हैं, कहां आपको लग रहा है कि भाई ये आपके हित में नहीं है, कौन सा ऐसा निर्णय इसमें लग रहा है, कौन सी बात ऐसी लग रही है, उस पर हम चर्चा करें और उसका समाधान निकालें जी। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों का कहना एक ही बात को लेकर के कि बिल वापस लो, ये तो संभव नहीं हो सकता। बिल अगर पारित हुआ है, बिल के पारण में कुछ कहीं किसी इसमें कहीं उनको लगता है कि उनको कोई आपत्ति है, अपनी बात उस बात पर करिए, लेकिन सीधा बिल वापस करने की बात जो है, जो कही गई है, वो स्वीकार्य नहीं है। और इसलिए मैं किसान संगठनों से भी अपील करता हूं कि जब भी इस प्रकार का विवाद कहीं भी हुआ है, कभी भी हुआ है, रास्ता उसका संवाद ही निकला है जी। विवाद जो है संवाद से ही समाप्त हो सकता है, और संवाद के लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व खुले मन से तैयार है, खुले दिल से जो है उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। सर, आप ये कह रहे हैं कि कृषि कानून प्रदर्शन बेशक हो रहे हैं, लेकिन वापस नहीं होंगे, रद्द नहीं होंगे? नहीं, मेरा इसमें कहना है कि बिल वापस करने की बात तो स्वीकार्य नहीं है। जहां तक हमारी अपनी में व्यक्तिगत जो बात अगर कहूं मैं, और केंद्रीय नेतृत्व तो सारी बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट पहले ही कर चुका है। दूसरी बात जो जहां तक इसमें जहां की जिन विषयों को लेकर के किसानों को, उन किसान संगठनों को लग रहा है कि यहां हमारी आपत्ति है, उस आपत्ति को सुनने के लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व तैयार है, और उसमें कुछ सुझाव के रूप में कुछ बातें अगर करने की होंगी, उसके लिए भी मुझे लगता है कि केंद्र के नेतृत्व ने कहा है कि हम आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद चर्चा करने के बाद जो रास्ता निकल आएगा उसमें हम सब लोग मिलते हैं, मिलकर काम करते हैं। लेकिन ये बात तय भी जिस प्रकार से इसमें एक जो है वो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि वापिस लीजिए, बिल्कुल ये स्वीकार्य नहीं है, तो वो भी बात स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि देश जो है, बड़े जितने भी राज्य हैं, बहुत सारी जगह हम देख रहे हैं कि इस बंद का कोई असर नहीं हुआ, एक बात, और पूरे देश का बहुत बड़ा किसानों का वर्ग जो है इस बिल के विरोध में नहीं है, पक्ष में है। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी पवित्र भावना के साथ स्पष्ट कहा है
कि देश की जी। तरक्की तभी हो सकती है जब हमारा किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा। 2022 किसानों की आय दुगनी हो, यह लक्ष्य निर्धारित करने से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अपनी भावनाओं को जिस रूप में व्यक्त किया, उन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। सर मेरे दो सवाल और हैं जो आप जिक्र कर रहे हैं उसी से जुड़े हुए। एक तो राहुल गांधी हो या एनसीपी के शरद पवार हो, वो राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करते हैं और उसके बाद उनकी स्टेटमेंट थी कि कानून रद्द होने चाहिए, किसानों के विरुद्ध हैं ये। और राहुल गांधी ने एक और स्टेटमेंट दी, वो कह रहे थे कि किसानों का भरोसा अब केंद्र की सरकार में नहीं है। सर और दूसरा सवाल यह भी है कि किसान संगठन यह भी कह रहे हैं कि पहले आप कहते थे कि कानून तो किसानों के पक्ष के लिए बनाए गए हैं, तो फिर अब आप उसमें संशोधन के लिए तैयार क्यों हुए? ये दोनों चीजों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक तो जो विरोधी उठा रहे हैं और किसान कह रहे हैं कि पहले तो आप कहते थे कि ये 101% किसानों के लिए हैं, अब आप उसमें अमेंडमेंट्स के लिए तैयार हैं कि बोलिए क्या आपको संशोधन करवाना है, हम कर देंगे। लेकिन ये तो एक तो मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि 27 दिसंबर 2013 को राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरह के इस बिल के जिक्र करते हुए कि ये आवश्यकता है आज की, ये करना चाहिए। और उसके बाद उनके घोषणा पत्र में 2019 का जो लोकसभा का चुनाव, उसमें ये चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा बनता है। और उसके बाद आज जब इस बिल को लेकर के आए, इस स्पिरिट के साथ लेकर के आए हमारा केंद्र का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, तो इस बिल का विरोध करने के लिए आगे बढ़कर के जो है राजनीतिक मकसद के साथ बात कर रहे हैं। ये समझ में पूरे देश को आ रहा है, पूरा देश इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ रहा है। सहज गांव का आदमी भी इस बात को समझ रहा है। दूसरे, जहां तक शरद पवार जी की बात है, शरद पवार जी तो इस बात को लेकर के बहुत आग्रह के साथ करते रहे, ये जरूरत है, इसको करना चाहिए। उस वक्त जब कृषि मंत्री थे, उन्होंने बड़ा साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस शासित राज्य जहां, उनको कहा कि आप लागू करिए, पायलट प्रोजेक्ट के नाते आप शुरुआत करिए। और ये भी यहां तक कि कहा कि भी जो लागू नहीं करेंगे उनके बारे में, उनको जो है केंद्र की ओर से मदद नहीं की जाएगी। ऐसी बातें एक नहीं, बहुत सारी बातें हुई। मैं उन सारी बातों में भी नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जब आंदोलन ये हुआ एक राजनीतिक मकसद के लिए, किसान संगठन ने कहा कि हम किसी भी राजनीतिक दल को अपने मंच पर नहीं आने देंगे, हम किसी भी राजनीतिक नेता को मंच साझा करने नहीं देंगे। लेकिन आखिरकार ये सब के सब जो है झंडे लेकर के उनके बीच में क्यों दिखाई दे रहे हैं, इस बात को भी तो स्पष्ट होना है। आखिरकार आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, वो झंडा लेकर के वो हर जगह दिख रहे हैं, कौन पार्टी का, चाहे वो सीपीएम है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे जितने भी विपक्षी दल हैं। ऐसी परिस्थिति में मंशा बड़ी साफ है कि इसमें राजनीतिक मकसद ज्यादा आ गया, किसानों का मकसद पीछे रह गया। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जहां तक आप संशोधन की बात कह रहे हैं, मैं संशोधन के बारे में फिर वही बात कहना चाहता हूं। यह हमारे नेतृत्व का बड़प्पन है कि उन्हें खुले दिल से इस बात को कहा कि आपको कहीं लगता है कि किसी बात को लेकर के इसमें सुझाव की गुंजाइश है, कुछ सुधार की गुंजाइश है, आप कहिए और उस सुधार के बारे में विचार करेंगे। क्या बुरा किया इसमें? और हमेशा इस बात को लेकर के जब संवाद होता है, चर्चा होती है, तो उसमें समाधान निकलता है। तो समाधान के लिए मुझे लगता है कि केंद्र के नेतृत्व में इस दिशा में अगर बात कही तो उसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम इस बात को कह रहे हैं, जिस रूप में बिल पारित हुआ है, इस रूप में बिल बहुत बेहतर है और ये देश के लिए जो है, हमारे किसानों के लिए आने वाले समय में एक वरदान होगा। किसान की फसल सीधी मार्केट पहुंचे, बीच का बिचौलिया समाप्त हो, उनको सही दाम उसका मिले, ये प्राथमिकता होनी चाहिए ना। जहां उसको उचित मूल्य मिलता है, बेहतर मूल्य मिलता है, वहां पर उसको फसल को बेचे। ये इससे बड़ा किसानों के लिए और वरदान की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन ढंग से जो है इस बिल का प्रस्तुतिकरण हुआ है, पारण हुआ है। और इसके बाद जो है किसानों के बीच में इस विषय को लेकर के जो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, जो हालात ऐसे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत लंबे समय तक सफल नहीं होंगे। ठीक है सर, मैं हिमाचल की तरफ अब रुख करता हूं। हिमाचल से जुड़ा हुआ सवाल। सर आप कह रहे थे कि हिमाचल में विरोध नहीं है। देखिए, कुछ वामपंथी दल है, उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है। बेशक वो बीजेपी के विरोधी हैं, आप कहेंगे कि ठीक है, उन्होंने तो विरोध करना ही है। लेकिन एक और नाम है जो इस समय चर्चा में है, वो नाम है हरीश चौहान।
जो कि फल फूल सब्जी उत्पादक संघ का जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी विरोध कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। आज सिंघू बॉर्डर के ऊपर बैठकर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है कानूनों के खिलाफ। क्या कहिएगा सर कि बीजेपी से अगर वो जुड़े हुए हैं और उनके प्रदर्शन का फिर मतलब क्या है? जहां तक आप सीपीएम की बात कर रहे हैं, सीपीएम का तो हमेशा जो हमारी सरकार का निर्णय होता है उसका विरोध करना होता है। कभी भी हमने उसमें जो है कोई ऐसी चीज नहीं देखी कि जो रचनात्मक हो, सहयोग की दृष्टि से आगे बढ़कर के काम करने की, क्योंकि मूल सिद्धांत उनका है जो बीजेपी करेगी, जो भाजपा की सरकार करेगी, उसका विरोध करना है। उनका एजेंडा बहुत सीमित है और बड़ा स्पष्ट है और वो अपना काम कर रहे हैं, उसमें हमको कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि उस तरह की उनकी विचारधारा की जो काम करने की जो शैली है, तौर तरीका है, उस पर मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं, क्योंकि पूरा दुनिया जानता है दुनिया से समाप्त हो गया कम्युनिज्म। भारत में भी अंतिम सांसें ले रहेगा, यहां भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जहां तक जिस चौहान की आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इन सारी बातों को लेकर के एक व्यक्ति ने अपने समर्थन की बात कही हो, किसी वजह से कही होगी, तो वो उनसे पूछी जा सकती है। लेकिन इसको कोई आंदोलन का या बड़ा कोई काम हो गया, इस प्रकार की ऐसी कोई बात हो गई, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश पूरे शांति प्रिय ढंग से सारे इस आंदोलन को देख रहा है और इस बात को महसूस कर रहा है कि किसान के हित के लिए आदरणीय मोदी जी ने जो ये किसान बिल लाया है, कृषि बिल लाया है, ये बहुत बेहतरीन है। बेवजह राजनीतिक मकसद के साथ जो है, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनको जो है अपनी राजनीति चलानी है। लेकिन किसानों को इस संकट के दौर में, ऐसी परिस्थिति में, खासतौर से जब उनको भ्रमित किया जा रहा है, उनको अपना भला सोचना चाहिए, अपने हित सोचना चाहिए। वो हित इसी में है कि वो इस बिल के सहयोग में आगे आए। ठीक है सर, मैं एक और सवाल आपसे लूंगा, आखिरी 1-2 मिनट जरूर आपके लूंगा। देखिए, हिमाचल में खरीद, मैं खासतौर पर सेब का अगर जिक्र करूं तो खरीद की एक अलग पूरा प्रोसेस है। वहां पर पहले भी ऑप्शंस हैं किसानों के पास, बागवानों के पास, कि वो अपनी मर्जी से चाहे मंडी में जाएं, चाहे बड़े स्टोर के पास जाएं, या फिर कोई उनके खेत तक पहुंच कर ले, वो उसको भी बेच सकते हैं। तो उनको किस तरह से इसका लाभ होगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात हुई आपसे बात करने से पहले, तो वो कह रहे थे कि बड़े स्टोर्स में जाने का नुकसान एक ये होता है कि वो बड़ी क्वालिटी, जो क्वालिटी का सेब है उसको तो ठीक रेट पर खरीद लेते हैं, लेकिन उसी में से जो छोटा सेब होता है या हल्की क्वालिटी का होता है उसको बहुत ही कम रेट पर खरीदते हैं। और फिर जब फसल खत्म हो जाती है तो 3-4 महीने बाद उनके पास स्टॉक होता है और वो कई गुना रेट के ऊपर उसको बेचते भी हैं। और यही एक अंदेशा है पंजाब के किसानों को भी कि हमारी फसल से इस तरह से होगा। नए कानून से हिमाचल के सेब के बागवानों को किस तरह से फायदा होगा? आप अगर क्लियर कर पाए। जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश जो है वो एक कैश क्रॉप वाला एक स्टेट है, जहां सेब होता है। सेब के साथ साथ में हमारे नींबू प्रजाति के दूसरे फल होते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में जो MIS एक शुरू किया है, एक तो उसमें बड़ी सीधी सी बात है कि सपोर्ट प्राइस देने के लिए जो उसकी एक व्यवस्था निर्धारित की है। एक तो किसान को उस दृष्टि से जो है, बागवान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, कठिनाई नहीं आती उसमें। वो एक एश्योर्ड उनके लिए एक रास्ता है कि भाई ये इतनी मदद आपको होगी। उसके बाद जहां तक दूसरी बात है, बागवानों को खुलापन अब की बार अनुभव किया होगा। जो रेट्स इस बार हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के किसानों को, बागवानों को मिले हैं, शायद ही इससे पहले कभी मिले हों। फसल कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अच्छे रेट पर जो है वो मार्केट तक पहुंचने के लिए। जहां तक बड़े लोगों के फल खरीदने की बात आ रही, सेब खरीदने की बात आ रही है, इस बात को लेकर के किसान अपने आप महसूस करता है, कोई बाध्यता उस पर नहीं है। जहां उसको उचित मिलता है, उसको दिल्ली में अच्छा रेट मिल रहा है वो दिल्ली बेचे, उसको अगर चंडीगढ़ में अच्छा रेट मिल रहा है तो वहां जाए, चेन्नई में मिल रहा है तो चेन्नई बेचे। कोई भी बंदिश नहीं रखी। बीच में जो सारा बिचौलिए का काम हमने जब समाप्त किया, उसमें हम काफी हद तक सफल हुए। जहां बागवान हमारा ठगा जाता था, वो बड़े संकट में हो जाता था कई बार, ऐसी परिस्थिति को हमने जब से समाप्त किया है, हिमाचल प्रदेश का बागवान इसी वजह से कि जब इतना खुलापन मिला है कि बागवान चाहे फसल थोड़ी है चाहे ज्यादा है,
लेकिन जहां उसको ठीक रेट मिल रहा है, उचित मूल्य मिल रहा है, वहां बेचने का उसको अधिकार है। जहां वहां बेच करके जो है वो अच्छी उसकी जो है आय हो सकती है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। उस दृष्टि से वो काम कर रहा है। और हिमाचल प्रदेश में इसलिए इस बिल का हम स्वागत कर रहे हैं, हमारा बागबान, हमारा किसान, कि ये और भी बेहतर करेगा इस सारी व्यवस्था को, जहां बागबान को सीधा उचित मूल्य जो है जिस मार्केट से मिलेगा उस मार्केट में वो अपनी फसल बेच सकता है। चलिए सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर यह स्पष्ट किया और आरोप वो लगाते हुए नजर आए हैं कि यह पूरा जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं सियासत से प्रेरित है, और इसका जिक्र उन्होंने किया। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ अस्वीकार्य है, मतलब कि ਉਹ ਤਾਂ ਕਬੂਲ नहीं है। मतलब साफ संकेत है कि कानून ਤਾਂ ਵਾਪਸ नहीं ਲਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ।